नमस्कार। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। शुरुआत थोड़ी शायराना हो गई क्या? होनी भी चाहिए, वक्त का तकाजा है। आज से हम थोड़े ज़्यादा खुल गए हैं। हमने अनलॉक पार्ट 2 में कदम रख लिया है। और शायराना होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आज सुबह सुबह हमारे एक राजनेता ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त शेर कह दिया। वो शेर जिसे एक बार संसद में भी पढ़ा गया था। वो कौन सा शेर था उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा। पहले बात कर लेते हैं उस बोल की जिससे मैंने आज शुरुआत की। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने 1981 में बनी फिल्म सिलसिला के लिए ये गीत लिखा था, पर यह गीत आज हमारे आपके और हमारे देश की परिस्थिति को बिल्कुल सटीक बयां करते हैं। क्योंकि बात तो हम चांद पर जाने की कर रहे थे, पर आ तो गए हम सड़क पर। कल ही अचानक हमें पता चला कि 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने की समस्या है। पर मैं आपको बताऊं, अचानक कुछ नहीं होता। इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमने तकरीबन 70 साल से ज्यादा वक्त लगाया है, क्योंकि एक दिन में 80 करोड़ की आबादी गरीब में तब्दील नहीं हो सकती। हालांकि वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की है और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना जो कोरोना काल में लागू की गई थी उसका विस्तार किया जाएगा और इसके तहत 80 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंदों को 5 और महीने यानी नवंबर तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। पर हमें यकीन है कि हमारी सरकार को ऐसा करने में कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा। ऐसी स्थिति किसी भी देशभक्त देशवासी को अच्छी नहीं लग रही होगी कि पूरे देश की 60 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी को गरीब की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाए। ऐसी बातों से भी सबका मनोबल टूटता है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो इसलिए थोड़ी जांच पड़ताल, थोड़ी डायग्नोसिस कर लेते हैं कि आखिर इस स्थिति में हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और एक बात और, सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार ठहराकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते और ऐसी स्थिति में देश को पहुंचाने में सिर्फ कोरोना का कोई हाथ नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर किसका हाथ है। इसकी चर्चा मैं करूंगा थोड़ी देर में। और हाँ, मेरा बिल्कुल मानना है कि ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करके ही तो हम यहां तक पहुंचे हैं। तो इस बात की चर्चा होगी कि हम यहां तक पहुंचे तो कैसे, पर उससे भी महत्वपूर्ण होगी कि अब इससे आगे क्या, इससे निकलने का कोई उपाय है क्या और अब हमें क्या करना चाहिए। पर इन सभी मुद्दों पर बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि पिछले कुछ घंटों में देश और दुनिया में ऐसा क्या महत्वपूर्ण घटा जिसका असर हम पर पड़ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे। सेना प्रमुख भी होंगे उनके साथ। भारत और चीन LAC पर तनाव कम करने को लेकर सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा। दूरसंचार विभाग ने BSNL 4G टेंडर को रद्द कर दिया है और दोबारा टेंडर निकाली जाएगी। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर में विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपोर के बारामूला में बुधवार सुबह CRPF के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित अपना सरकारी बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करना होगा। आज से अनलॉक पार्ट 2 शुरू हो गया है और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। अगर आपको लगता है कि हमारे राजनेता बड़े ही सीरियस किस्म के इंसान होते हैं, हमेशा सीरियस बातें करते हैं, तो मैं आपको बताऊं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नेता अगर हर मुद्दे पर सीरियस हो जाते और गंभीर हो जाते तब तो बात ही कुछ और थी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि राजनीति बहुत ही सीरियस मामला है, पर शायद राजनेता ऐसा नहीं मानते। बहरहाल मैं आपको बताऊं, हमारे राजनेताओं और नेताओं की साहित्य में भी रुचि है। उसका एक उदाहरण आज फिर मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह सुबह फिराक जलालपुरी के एक मशहूर से ट्वीट कर दिया। फिराक जलालपुरी के शब्द हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बड़ा ही मशहूर और लोकप्रिय शेर है और इसे एक बार सुषमा स्वराज जी ने भी संसद में पढ़ा था। पर राहुल गांधी के शेर कहने के टाइमिंग की वजह से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण योजना के विस्तार के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि असल में राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि आखिर 80 करोड़ भारतीयों की यह स्थिति हुई तो क्यों हुई। राहुल गांधी का यह प्रश्न बड़ा ही वाजिब है, पर उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भारत की यह जो स्थिति हुई है वो आज की और कोरोना के कारण नहीं हुई है। आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने किया असल में वह अब दिखने लगा है और कांग्रेस तकरीबन 50 सालों तक सत्ता में रही है। इसलिए यह शेर कांग्रेस पर भी सटीक बैठती है कि वह भी बताए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या ठोस कदम उठाया जिससे गरीबी खत्म हो जाती। दूसरी बात, और कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि तेल के दाम में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। कांग्रेस चाहे तो तेल के दामों को कम करने का पहल कर सकती है, दूसरे राज्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए उदाहरण भी बन सकती है। उसे क्या करना होगा, अपने राज्यों में जहां जहां उसका शासन है वहां एक्साइज ड्यूटी कम करके तेल के मूल्यों में कमी लाई जा सकती है। इसलिए राहुल गांधी जी को यह समझना होगा कि कांग्रेस शासित राज्य की जनता भी यह कह रही है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पर इस बात पर बीजेपी का भी बचाव नहीं हो सकता कि वो तो विपक्ष में थी, वो क्या करती। हाल ही में मीडिया ने विपक्ष से सवाल करने का सिलसिला शुरू किया है और इस परंपरा को मुहर तब लग गई जब अमित शाह ने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर विपक्ष बताए कि कोरोना काल से लड़ाई में उसने क्या किया। इसका साफ मतलब था कि विपक्ष को भी कटघरे में लाया जा सकता है। तब तो बीजेपी की भी जवाबदेही बनती है क्योंकि वह कई दशकों तक विपक्ष की ही भूमिका में रहा है। यह तो थी राजनीति की बातें और राजनीति इसी तरह की होती है। राजनीति में रोटी देकर रोटी सेकी जाती है, पर हमें राजनीति नहीं करनी है क्योंकि राजनीति करके ही तो, हाँ आपने सही समझा, राजनीति करके ही हम इस हाल तक पहुंचे हैं कि आज हमारी 80 करोड़ जनता गरीब है। यह शेर कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, यह हमारे आपके तरफ भी इशारा करती है। हमें और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें अपने आप से भी सवाल करना होगा कि आखिर इतने सालों में हमने क्या किया। हमने भी राजनीति की या फिर राजनीति के शिकार हो गए या शामिल हो गए। इसलिए 80 करोड़ आबादी एक दिन में अचानक कोरोना के कारण गरीब की श्रेणी में नहीं आ गई। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, वरना 2 महीने में हम सड़क पर नहीं आ जाते। हमें अपने बच्चों को पढ़ाने तक की भी फी नहीं थी। फी माफ कराने के लिए हमें सड़क पर आकर प्रदर्शन करने की भी जरूरत पड़ गई। असल में हम पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। इस स्थिति को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लिया जाए कि लॉकडाउन साल भर भी रह जाए तो भारत में ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं होगी कि वो गरीब की श्रेणी में आ जाए। इसलिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए हम और आप सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अर्थ और अर्थव्यवस्था हमारी कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है। इसलिए इस स्थिति के लिए जब भी जिम्मेदारी ठहराई जाएगी, हम और आप भी कटघरे में होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराना होगा
कि आखिर हमने क्या किया। कब तक हम राजनेताओं और सरकारों को गाली देते रहेंगे? हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए भी तो कुछ करना होगा। सरकार क्या है? सरकार वो है जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, इसलिए जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, उसमें बदलाव लाने होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, पीने का शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, घर, यही सारी हमारी प्राथमिकताएं होनी होगी। कब तक हम चीन और पाकिस्तान की परेशानियों में झांक झांक कर खुशी तलाशते रहेंगे? कहते हैं ना कि झांकने की कुछ बेहतरीन जगहों में अपना अपना गिरेबा भी है। हमारी प्राथमिकताओं में किसानों की स्थिति भी होनी चाहिए। हमारे देश की 70% आबादी किसानों की है और 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है या मिल पाएगा वो इस वजह से क्योंकि किसानों ने दिन रात मेहनत कर अनाज उपजाया है, और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी कल की है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अफवाहों अटकलों के तुरंत ही गर्म होने के दौर में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें सही सूचना मिले। हमारे बहस के मुद्दे क्या होंगे? जो भी सूचना हम तक पहुंच रही है या सूचना हमें परोसी जा रही है, क्या वह ज़रूरी मुद्दे हैं? हमें यह तय करना होगा। जरूरी सूचनाएं हैं, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। अन्य मुद्दों के अलावा, अन्य मुद्दों पर बहस के अलावा कृषि, किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर भी सही सूचना, इन सब मुद्दों की भी सही जानकारी हम और आप तक पहुंचे, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। तभी हमारी स्थिति में मूल बदलाव आ पाएगी। इसलिए एक बार फिर से दोहरा लिया जाए कि हमें क्या करना होगा। पहला, हमें राजनीति से बचना होगा। दूसरी, हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और हमें अपने बहस के मुद्दे भी तय करने होंगे। तीसरा, सही सूचना मिल सके, इससे भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास सही सूचना होगी और हमारे राजनेताओं को यह पता होगा कि हमारे वोटर इन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास सही सूचना है, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता, और उसी सूचना के आधार पर ही भारत की जनता वोटिंग मशीन का बटन दबाएगी, तभी हमारे राजनेता राजनीति कम करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे और राजनीति को सीरियसली लेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अपने राजनेताओं को बड़ी सीरियसली लेता हूं और उनके कई बातों का तो मैं कायल हूं, जैसे उनकी इतिहास के पन्ने पलटने की हुनर की, और उनकी इसी आदत से मैं इतिहास की जानकारी लेने के लिए प्रेरित हो जाता हूं। अभी देखिए, बातों बातों में मुझे 1962 के युद्ध और नेहरू की भी कई बातों की जानकारी मिल गई। पर एक बात और, इतिहास के पन्ने और इतिहास की घटनाएं सीख लेने के लिए तो अच्छी है, पर उसे अगर हम ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे तो परिणाम शायद सुखद न हो, और हो सकता है कि फिर इतिहास हमें माफ न करे। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।